हेलो फ्रेंड्स, आई एम एयू सर एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। अगर आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है या फिर आप कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है पेशेंट के लिए और ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो अभी आपको घर पर रहकर ही अपना इलाज करना पड़ेगा और अगर डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं हैं तो आप ऐसे में मरने को तो छोड़ नहीं सकते अपने आप को। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना इलाज कर सकते हैं या फिर सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी तरीके के, फीवर, वीकनेस, स्नीजिंग या कुछ भी, तो फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू इज़ आइसोलेट योरसेल्फ। आपको सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट करने का क्या मतलब है, आपको अलग कर लेना है जिससे कि इन्फेक्शन आगे ना फैले। और फिर उसके बाद आपको क्या कराना है, टेस्ट कराना है कोविड के लिए। सिम्टम आते ही आपको टेस्ट के लिए भगदड़ नहीं मचानी है, सबसे पहले आइसोलेट करना है, खुद को अलग कर लेना है और फिर उसके बाद आपको कोविड का टेस्ट कराना है। और कोविड के टेस्ट कराने के बाद आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि मैंने देखा है कई कई जगह और कई कई स्टेट्स में जो RT-PCR है उसका रिजल्ट जो आने में एक एक हफ्ता लग रहा है। कई कई जगह रिपोर्ट्स वगैरह आ भी नहीं रही है, टेस्टिंग ही नहीं हो पा रही है, टेस्टिंग के लिए भी लाइन लगी हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सिम्टम्स आते ही, जब तक आपका कोविड का आपने टेस्ट कराया, सैंपल दिया, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको पॉजिटिव मान के चलना है कि हाँ भाई कोविड पॉजिटिव है, जब तक नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया। और इसके बाद फिर आपको कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को। कोई भी आपके फैमिली डॉक्टर हो सकते हैं या फिर अगर नहीं है कोई अवेलेबल तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको ले लेनी है, रिजल्ट भले आए या ना आए उससे पहले ही, क्योंकि रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते, तब तक हमारा इन्फेक्शन है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वायरस हमारी बॉडी में और ज़्यादा रेप्लिकेट कर चुका होगा, डिवाइड कर चुका होगा, तो उसका हम रिस्क नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना है। पहला स्टेप आइसोलेशन, उसके बाद टेस्ट और उसके बाद कंसल्ट करना है किसी डॉक्टर को। अब आपके पास एक प्रेस्क्रिप्शन आ जाएगा। प्रेस्क्रिप्शन में कुछ ड्रग्स होंगे जो कि बहुत कॉमन है, आजकल अखबारों में हर जगह देखने को मिल सकती है। इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पहला जो ड्रग चलेगा वो चलेगा फ्लेवी-फ्लू। फ्लेवी-फ्लू क्या करता है, एंटी वायरल मेडिकेशन है, इसकी जगह दूसरी भी एंटी वायरल मेडिकेशन भी आपको देखने को मिल सकती है प्रेस्क्रिप्शन में। अब इसका काम क्या होता है, ये वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती है। जब भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, शुरू से 2 से 3 दिन तक वायरस है रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है, उस बीच ये अपना असर दिखाती है दवाई। उसके बाद ये प्लेसिबो की तरह एक्ट करती है, कोई खास इसका रोल रह नहीं जाता है। दूसरी जो दवा आपको देखने को मिलेगी प्रेस्क्रिप्शन में वो मिलेगी आइवामेक्टिन। आइवामेक्टिन एक एंटी स्कैबीज ड्रग है, एंटी पैरासाइट ड्रग है। तो ये आपको प्रेस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। कई स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि ये वायरस के रेप्लिकेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती है। हालांकि एक्चुअल अभी कोई रिसर्च वगैरह पब्लिश नहीं है जो कि सीधे इसका दावा करती हैं कि आइवामेक्टिन कुछ करेगी या नहीं, लेकिन ट्रायल्स में ऐसा पाया गया है और डॉक्टर्स आजकल इसे देते हैं। तीसरी जो दवा आपको मिलेगी वो होगी एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग, एंटीबायोटिक। इसमें आपको देखने को मिल सकती है डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन। मेरे समझ में ये नहीं आया कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देने के पीछे क्या रीज़न है, और इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ना कोई स्टडी पब्लिश्ड है, ना कोई रिसर्च आर्टिकल है, ना कुछ है जहाँ पे थेरेपी में दोनों को कंबाइन करने को बताया गया है। हालांकि दोनों के नुकसान हो सकते हैं। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं बिना किसी डॉक्टर की गाइडेंस के तो आपको इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स कभी भी ज़्यादा कंबाइन नहीं करनी चाहिए। अगली जो एंटीबायोटिक है वो है एजिथ्रोमाइसिन। जब आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं उस समय आप एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं जब रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज़्यादा हैं। इसमें ये क्या करता है, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करती है एजिथ्रोमाइसिन, और किसी किसी केस में इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स की तरह भी काम करती है। अगली जो मेडिकेशन आ जाती है वो है विटामिन सी। विटामिन सी इज़ ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। आप सभी जानते हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है, इसलिए इसको दिया जाता है बाहर से। अगली चीज़ क्या होगी जो आप कर सकते हैं, वो के बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है, वो है स्टीम। आजकल हर कोई स्टीम लेने में लगा हुआ है किसी न किसी तरीके से उसको बचाने के लिए, और ये इंडिया में ही हो रहा है। इंडिया के बाहर ऐसा कुछ भी स्टीम वाला ये सिस्टम नहीं है, कोई भी नहीं ले रहा है। स्टीम के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई रिसर्च और साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो कि ये प्रूव करता है कि स्टीम लेने से आपको किसी तरह की मदद मिलती है कोविड क्योर करने में। और ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ नुकसानदायक होती है। अगर आप स्टीम भी ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो ये फ़ायदा करने की जगह आपको नुकसान कर सकती है। किस तरीके से नुकसान कर सकती है,
सबसे पहले तो ये क्या करेगी, जो आपका म्यूकोसा है, म्यूकोसल लेयर है जो आपकी, उसे डैमेज कर सकती है स्टीम, क्योंकि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती है। दूसरी चीज़ है, आप ले रहे हैं इसे तो ये मॉइस्चर कंटेंट को और ज़्यादा आपके अंदर बढ़ा देती है, तो जो वायरस को चिपकने की टेंडेंसी होती है आपके सेल्स के साथ, उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो कम करने की जगह स्टीम बढ़ा भी सकती है। तो लिमिट में हर चीज़ होनी चाहिए, लिमिट में ही अच्छी लगती है। अगली चीज़ जो हो सकती है वो है इनहेलर्स। कुछ इनहेलर्स चलाए जाते हैं जिससे कि ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करते हैं। आपका जो रेस्पिरेटरी विंड पाइप होता है उसको डायलेट कर देते हैं, उसको खोल देते हैं थोड़ा सा, वो दवाई चलाई जाती है। ऐसी कोई रिसर्च और एविडेंस नहीं है जो इसको प्रूव करती है, लेकिन अगर आप एस्थमा के पेशेंट हैं, अस्थमा है आपको, और पहले से अगर आप ब्रोंकोडायलेटर्स ले रहे हैं तो आपको ब्रोंकोडायलेटर्स कंटिन्यू करने चाहिए। तो कोविड केसेस में 3 तरीके के केसेस हो सकते हैं। पहला हो सकता है माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट और तीसरा है सीवियर। तो हमें अगर मॉडरेट है कोई, माइल्ड से मॉडरेट होने के लिए रोकना है और मॉडरेट से सीवियर कंडीशन में जाने के लिए कोविड को रोकना पड़ेगा और हॉस्पिटलाइजेशन को अवॉइड करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है SpO2, यानी कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसको समय समय पर पेशेंट के चेक करना पड़ेगा। और बहुत से पेशेंट्स में क्या हो रहा है, वो SpO2 की जगह हार्ट रेट देख के बता दे रहे हैं, हार्ट रेट के साथ कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोगों के, मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेजेस आए थे तो हार्ट रेट देख के उन्होंने बता दी थी कि 80 है, 88 है, तो वो हालांकि कम उन्होंने बता दी थी, लेकिन बाद में पता लगा था हार्ट रेट है। क्योंकि ऐसे अगर कोई बताएगा तो तुरंत उसे एडवाइस किया जाएगा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कि जाइए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। इसलिए SpO2 मेज़र करना है और उसको देख लेना है कि ये ऑक्सीजन सैचुरेशन है या फिर हार्ट रेट है तुम्हारी। अब SpO2 मेज़र करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर होती है लेफ्ट हैंड की, ये आइडियल होती है मेज़र करने के लिए उसको, लेकिन किसी किसी केस में आप राइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंडेक्स फिंगर किसी भी हाथ की आप यूज़ कर सकते हैं। मेज़र करते समय आपको यह ध्यान देना है कि फिंगर किसी भी तरीके से गीली ना हो और हिल ना रही हो, और बार बार 2-3 बार रिपीट करने पर सेम वैल्यू आ रही हो, तो ये आपको देखना है। अब 2 केस बनते हैं, या तो SpO2 95 से ऊपर है या फिर 95 से कम है। अगर 95 से ऊपर है तो फिर आप घर पर ही कूल रहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर 94 से नीचे है तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और अगर हॉस्पिटल में बेड मिलता है तो आप एडमिट हो सकते हैं। आइडियली तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया में नहीं, क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। उसके बाद आपको सिम्टम्स ऑब्जर्व करने हैं। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक हाई ग्रेड फीवर 98 to 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी इस सिचुएशन में, क्योंकि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं बिल्कुल ही नॉर्मल हैं। किसी भी तरीके से आपको पैनिक नहीं करना है और टेंशन नहीं लेनी है इसके लिए। उसके बाद रिपोर्ट का इंतज़ार करना है हमें। अगर पॉजिटिव आती है तो फिर ट्रीटमेंट हम पहले ही स्टार्ट कर चुके होंगे, रिपोर्ट आने से पहले ही। और अगर सिम्टम्स नहीं रहते, बहुतों में कन्फ्यूज़न रहता है कि फिर से टेस्ट रिपीट करना है या नहीं करना, तो अगर आप ठीक हो गए हैं, आपको सिम्टम्स नहीं है किसी भी तरीके से, आप कोविड पॉजिटिव पहले थे, आपका ट्रीटमेंट चल गया पूरा जितना चलना चाहिए और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो फिर आपको टेस्ट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाहर ऐसी कंडीशन है, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो हर तीसरे इंसान में से एक इंसान को कोविड पॉजिटिव है, आप पता नहीं कर सकते कौन है। मोस्टली एसिम्टोमेटिक पेशेंट इसको स्प्रेड कर रहे हैं, तो अभी घर पर रहिए, उसी में सबकी भलाई है। अगला, अगर एक कोई इंसान फैमिली में पॉजिटिव है और उसके किसी फैमिली मेम्बर को कोविड पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर उसके टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप उसे मान के ही चलिए कि ये कोविड है उसे, और उनका भी ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। तो एक बात थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या कहा, अगर सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले आइसोलेट करना है, फिर उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट करना है और ट्रीटमेंट शुरू कर देना है साथ में ही। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद टेस्ट के रिपोर्ट आने से पहले ही, रिपोर्ट आने के बाद अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो फिर आपको ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है और कंटिन्यूसली अपने ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करना है। उसके बाद अगर आपने टाइमली आइसोलेट किया हुआ है खुद को, तो फिर चांसेस हैं कि कोई और जो फैमिली मेम्बर है उसे नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो आप उसका भी ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। अगली चीज़ है SpO2 के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर हो गया, बॉडी एक है, फटीग है, तो आप डॉक्टर की सलाह के बाद कुछ और ब्लड टेस्ट होते हैं उन्हें करवा सकते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को समझेंगे, जो शुरू के 7 दिन होते हैं, जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो शुरू के 7 दिन बहुत ही तेज़ी से रेप्लिकेट करता है,
जो वायरस डिवाइड करता है शुरू के 7 दिन बहुत तेज़ी से करता है, पहला दूसरा तीसरा दिन ऐसे करके 7 दिन तक बहुत तेज़ी से डिवाइड करेगा। 7वें दिन से 10वें दिन तक ये वायरस का जो रेप्लिकेशन का ग्राफ होता है वो नीचे आने लगता है। वायरस की स्पीड होती है जो डिवाइड करने की वो स्लो हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, लगभग जो वायरस रेप्लिकेट करना होता है, जो डिवाइड कर रहा होता है, लगभग ना के बराबर करता है। लेकिन इस स्टेज तक वायरस बहुत हद तक हमारे लंग्स को डैमेज कर चुका होता है, हमारे जो फेफड़े हैं इन्हें बहुत हद तक डैमेज कर चुका होता है, नुकसान पहुंचा चुका होता है। तो इसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करता है उसे ख़त्म करने के लिए। लेकिन इसी बीच क्या होता है, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, ये रिलीज़ हो जाते हैं। हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, ये रिलीज़ करती है हमारी बॉडी वायरस को मारने के लिए, लेकिन ये हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाते हैं, इतने सारे रिलीज़ हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। और इस साइटोकाइन स्टॉर्म के क्या सिम्टम्स हैं, आपको आ गया फीवर, बॉडी एक और टायर्डनेस। ये 3 तरीके की चीज़ें होंगी। आपको बुखार आएगा, आपके बॉडी में पेन होगा और आपको थकान होगी। ये सिम्टम्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म के बाद। तब आपको डॉक्टर क्या है, दूसरे जो टेस्ट हैं वो रेकमेंड करेंगे। इसमें क्या आ जाएगा आपका CBC, डी डाइमर और CRP, सीरम फेरेटिन और LDH। ये कुछ दूसरे टेस्ट हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना लंग इन्वॉल्वमेंट है आपका और कितना लंग डैमेज हुआ है। जनरली CBC, डी डाइमर और CRP की मदद से ही डॉक्टर इंडिकेट कर देते हैं, बता सकते हैं कि ये साइटोकाइन स्टॉर्म है या नहीं है। बाकी टेस्ट नहीं करवाते हैं क्योंकि पेशेंट के इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए अगर नहीं है ज़रूरत तो बहुत से डॉक्टर नहीं कराते हैं। CBC, डी डाइमर, CRP से ही पता लग जाता है कि साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ है या नहीं। और जो भी आपका जैसे कि प्लेटलेट्स गिर गए हैं, WBC काउंट बढ़ गई है, इसके बेसिस पर डॉक्टर डिसाइड कर लेता है कि अब पेशेंट को स्टीरॉइड्स स्टार्ट करने हैं या नहीं है। ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है ये इंडिकेट करता है कि हमारे लंग्स में कितना पार्ट इन्वॉल्व हो गया, कितने पार्ट्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है। इन्फ्लेमेशन जब होता है हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में, तो कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, तो वो हम ब्लड में चेक करते हैं और उससे हम पता लगा लेते हैं कितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है। और इसके बाद डिसीजन होता है स्टीरॉइड्स स्टार्ट करने हैं या नहीं करने हैं। अब स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, जो भी इन्फ्लेमेशन है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं हमें बचाने के लिए। जो भी कोरोना पेशेंट की डेथ हो रही है वो 2 रीज़न से हो रही है। इसमें पहला है कोरोना वायरस इटसेल्फ इज कॉजिंग डेथ और दूसरा है साइटोकाइन स्टॉर्म। तो जो कोरोना वायरस है डिवाइड कर रहा है, उसके रेप्लिकेशन को रोकने के लिए हमने शुरुआत में एंटीवायरल मेडिकेशन दी थी और साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने के लिए हम देते हैं स्टीरॉइड्स। साइटोकाइन अगर आपका ट्रीटमेंट आपने शुरू से ही स्टार्ट कर दिया था अच्छे से और आपके सिम्टम्स जा चुके हैं तो आपको किसी भी तरीके का साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं है और आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की अब ज़रूरत नहीं है, आप बंद कर सकते हैं अगर आप ठीक हो चुके हैं तो। लेकिन अगर आपको उसके बाद भी सिम्टम्स आ रहे हैं इतना पीरियड गुजर जाने के बाद, तो साइटोकाइन स्टॉर्म में ऐसी कंडीशन में आपको चलाए जाएंगे स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जैसे कि मेथाइल डोपा, डेक्सामीथासोन, प्रेडनिसोलोन, ये सारे स्टीरॉइड्स हैं, ये कुछ चलाए जाते हैं। स्टीरॉइड्स के साथ साथ जब साइटोकाइन स्टॉर्म होती है तो और दूसरी जो मेडिकेशन है वो चलाई जाती है एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन। यानी कि ये क्या करती हैं, जो आपकी बॉडी का जो क्लॉट बनने की प्रोसेस होती है, एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स क्या करते हैं, क्लॉट नहीं बनने देते हैं बॉडी में। तो स्टीरॉइड्स के साथ साथ एंटीकोएगुलेशन मेडिकेशन भी आपकी ऐड की जाती हैं। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो यही एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन दी जाती हैं उसे IV फ्लूइड्स के थ्रू, यानी कि ड्रिप के थ्रू, इंट्रावीनसली वेन में। लेकिन अगर पेशेंट आप घर पर ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसकी जगह जो ओरल टैबलेट्स आती हैं, ओरल एंटीकोएगुलेंट्स आप दे सकते हैं जो कि लेस हार्मफुल है। जब IV देते हैं तो हमें टाइम टाइम पर मॉनिटर करना पड़ता है पेशेंट को डोज के लिए, कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो इस वजह से। लेकिन आप घर पर नहीं कर सकते, उसमें ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी और टी ऑफ वगैरह नहीं देखनी पड़ती, तो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स घर पर यूज़ किए जाते हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं कि स्टीरॉइड्स और कब दिए जा सकते हैं। पहला, जब ऑक्सीजन लेवल 90% या उसके आसपास हो तब स्टीरॉइड्स स्टार्ट किए जा सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर ने कंसल्टेशन के बाद CT स्कैन वगैरह देखने के बाद डिसाइड किया हो कि आपको स्टीरॉइड्स देने हैं। CT स्कैन किया जाता है जो लंग्स का, उसमें सबसे पहले हमको पता लग जाता है कि लंग्स का कितना पार्ट है इन्वॉल्व हुआ है, कितना सिग्निफिकेंट डैमेज हमारे लंग्स को हो चुका है। और इसमें क्या किया जाता है, एक कोरैट्स स्कोरिंग होती है। कोरैट्स स्कोरिंग अगर 10 से ज़्यादा है तो वो क्या करा रहा है, कोविड निमोनिया। तो ऐसे केस में क्या होता है, स्टीरॉइड्स दिए जाएंगे। कोई पेशेंट क्या करते हैं, जो CT स्कैन है ये बहुत ही जल्दी करा लेते हैं। इन्फेक्शन हुआ उसके शुरू के 1-2 दिन में ही करवा लिया CT स्कैन और फिर बाद में डॉक्टर को फ़ोन करके बोलते हैं कि CT स्कैन में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, कोविड पॉजिटिव है।
तो जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है उसके बाद भी लंग्स को डैमेज करेगा, तो हमें उसका इंतजार करना है कि कितने समय बाद सीटी स्कैन कराना है, वो भी डिफाइन होना चाहिए और पता होना चाहिए। जो ऑप्टिमम पीरियड है सीटी स्कैन को करवाने का वो है 4 to 6 डे। इन्फेक्शन हुआ उसके चौथे से लेकर 6वें दिन तक, इस टाइम तक वायरस को जो करना होता है लंग्स में वो कर चुका होता है और आसानी से सीटी स्कैन में विजिबल हो जाता है, तो हम उसे देख सकते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको रेमडेसिविर देनी है या नहीं देनी है। इतना होने के बाद रेमडेसिविर का नंबर आता है। तो पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ इस ड्रग के बारे में। सबसे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि रेमडेसिविर जान बचाने के काम आएगा आपके, जिस तरीके से लाइन लगी हुई है, तो मैं बता देता हूँ ये जान बचाने के लिए किसी भी तरीके से काम में नहीं आता है। बहुत सारी स्टडीज़ और रिसर्चेस ने मना कर दिया कि रेमडेसिविर किसी भी तरीके से पेशेंट की लाइफ सेव करने में काम नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है कि जो भी उसका ड्यूरेशन है डिसीज़ का उसको कम कर देता है। खाली रेमडेसिविर का सिर्फ इतना ही काम है, हॉस्पिटलाइजेशन, डिसीज़ के ड्यूरेशन को कम करना। अगर आपका पेशेंट मरने वाला है और आप सोच रहे हैं कि रेमडेसिविर नहीं मिली तो बच जाता, अगर रेमडेसिविर मिल जाती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेमडेसिविर मिल भी जाती फिर भी जान बचाने में किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करती डायरेक्टली रेमडेसिविर। अगली चीज़ है, रेमडेसिविर देने से पहले लिवर के कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिससे कि लिवर की टॉक्सिसिटी जांची जाती है कि कितने % कोई टॉक्सिसिटी है या नहीं, क्योंकि ये हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है जो कि सीधे जाके लिवर को डैमेज करती है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से आपको हमेशा बचना चाहिए और एक्सपर्ट नहीं बनना चाहिए किसी भी फील्ड में। अगली चीज़ है, अगर आपको रेमडेसिविर नहीं मिल पा रही है तो आप चिंता मत करिए, और भी दूसरी दवाइयाँ डेक्सामीथासोन, प्रेडनिसोलोन जो होगी अभी मैंने बताए, स्टीरॉइड्स हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, सपोर्टिव केयर और ऑक्सीजन थेरेपी, ये जो दी जाती है ये रेमडेसिविर से ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑक्सीजन कब देनी है, कितनी देनी है, कंटिन्यूसली देनी है, उस चीज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है। सही तरीके से ऑक्सीजन अगर दी जा रही है तो वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा इफेक्टिव है। ये सारी चीज़ें, सपोर्टिव केयर हो गई, पेशेंट को फ्लूइड्स वगैरह प्रॉपर दिए, और हेपेरिन उसे अच्छे से मिल रहा है। तो अब मैं आपको जो भी वीडियो में पूरे में हुआ वो ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिम्टम्स आते ही आइसोलेट करना है खुद को। स्टेप नंबर 1, आइसोलेट योरसेल्फ। स्टेप नंबर 2, कंसल्ट योर डॉक्टर एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट। और स्टेप नंबर 3, उसके बाद आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन कुछ कराने पड़ेंगे। और स्टेप नंबर 5, चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन। चेस्ट एक्सरेज वगैरह में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज और दूसरी कुछ चीज़ें होती हैं वो देखी जाती हैं, वो आपके डॉक्टर आपको देख के बता देंगे। तो इस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं।